गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बता दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लास्ट पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो आपको हायर क्लासेस में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वगैरह पढ़ना है। अगर अभी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दे, ताकि मैं उसको आगे पढ़ाऊं। ठीक है, फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और अब हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है एटम्स का एक जगह से दूसरी जगह पर रीअरेंज होना, शिफ्ट होना। ठीक है, कैसे सब मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब ये हुआ कि आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम मतलब जैसे सपोज इट Cl है या हाइड्रोजन है, ये एटम हो गया। ठीक है, ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम मतलब जैसे CH3 हुआ या C6H5 हुआ, तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गए। तो ये भी क्या करते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में शिफ्ट होते हैं। तो क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन एटम, एक कार्बन से C1 से C2 में शिफ्ट होंगे। ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये होना चाहिए, अलग अलग मॉलिक्यूल में नहीं। अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा तो उसको इंटर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में होगा तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको इंट्रा पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा रही हूँ। अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल द माइग्रेटिंग ग्रुप्स, माइग्रेटिंग ग्रुप्स मतलब ये आपका माइग्रेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आपका एक कार्बन से दूसरे कार्बन में रीअरेंज होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो द माइग्रेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं आर एनायन भी हो सकते हैं। ठीक है, एनायन भी हो सकते हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, या आपका कैटायन भी हो सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी, या फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। तो माइग्रेटिंग ग्रुप आपके क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए और लिखते चलिए। ठीक है, मैं इसको भी साफ करूंगी, जल्दी से लिख लीजिए इसको। द माइग्रेटिंग ग्रुप्स आर एनायन भी हो सकते हैं या कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। तो आपका 11th 12th के आप है या बेसिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एनायन वाला, मतलब CH3 माइनस का शिफ्टिंग, हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग, H माइनस का शिफ्टिंग, Cl माइनस का शिफ्टिंग, C6H5 माइनस का शिफ्टिंग। तो आपको केवल माइनस वाला ही शिफ्टिंग मैक्सिमम अभी दिखाना है आपको, या कंपटीशन में भी केवल माइनस वाला ही शिफ्टिंग पूछता है। तो एनायन का शिफ्टिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव चार्ज वाले ही शिफ्टिंग करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, या फ्री रेडिकल है तो वो भी शिफ्ट करते हैं। तो फिलहाल आपका जो पढ़ना है, आपको एनायंस का शिफ्टिंग मैक्सिमम पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादा आता है एग्जाम में। ठीक है, अभी सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। चलिए, यहां तक तो हो गया। क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। कहां पे माइग्रेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे एटम शिफ्ट हो रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके दो कार्बन होंगे C1 C2 जो आपस में अटैच होंगे। तो यहाँ पर कोई माइग्रेटिंग ग्रुप है, वो इस कार्बन से उठकर इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है। माइग्रेट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, शिफ्टिंग मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो वो मूव कर गया C1 से C2 में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसी को हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसी रिएक्शन को जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कार्बन से दूसरे कार्बन में या एक एटम से दूसरे एटम में माइग्रेट कर जाए, मूव कर जाए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, द माइग्रेटिंग ग्रुप्स आर एनायन भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनायंस के बारे में आपको पढ़ना है कि एनायंस कैसे माइग्रेट करते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, मोस्ट
इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि C1 है और ये C2 कार्बन है, एक ही मॉलिक्यूल में है, एक ही मॉलिक्यूल मतलब सपोज दैट आपका ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर है CH और यहाँ पर है CH प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है। तो ये आपका जो कार्बोकेटाइन बना है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो लेस स्टेबल है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो इस कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होगा। तो इसी को कहते हैं माइग्रेशन, इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, मतलब ये कि अगर ये सपोज दैट ये मैंने एक कार्बोकेटाइन लिया है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है चलिए आगे देखते हैं। सपोज दैट कि ये आपका एग्जांपल है CH3CH, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसी एक मॉलिक्यूल में आपका माइग्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे, देखो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इज दैट क्लियर। अब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये 1 डिग्री अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके? जब भी कार्बोकेटाइन बनते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो वो हमेशा, अगर पॉसिबिलिटी है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की तो वो जरूर बढ़ाएगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल एक ही कार्बन है भाई, तो कैसे वो बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो 1 डिग्री 2 डिग्री में और 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो वो जरूर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा? थिंक अबाउट इट। अगर ये कार्बन अपना हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मूव करे तब ना। इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा तब कैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो ये हाइड्रोजन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेता है और बाहर निकलता है एज ए हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां से अगर ये माइनस के फॉर्म में नहीं निकलता तो इसके ऊपर कैसे प्लस आता, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एज ए माइनस चार्ज के फॉर्म में जब इसके पास आएगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे फिर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर बना क्या आपका? CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टेबिलिटी कम थी, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि H अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है तो H माइनस यहाँ पर क्या काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जो एटम बाहर जा रहा है इस कार्बन के पास, एडजेसेंट कार्बन के पास, दूर दूर नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो वहां पर या न्यूक्लियोफाइल की तरह ये माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। सपोज दैट CH3 माइनस, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन को लेकर ही जाता है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरह के रीअरेंजमेंट को न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा कि H प्लस मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा कार्बन के पास और H प्लस मूव करेगा कहां पर? जहां पर नेगेटिव चार्ज हो वहां पर, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफाइल मूव कर रहा है कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? सपोज दैट कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल डेवलप कर रहा है और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जाकर जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से जाकर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या रेगुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो पूछता ही है भाई, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। हेटेरो एटम में भी वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट मतलब क्या हुआ? रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन से निकलकर अपने एडजेसेंट वाले कार्बन पर मूव करेगा, माइग्रेट करेगा, तो एडजेसेंट वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो रीअरेंजमेंट कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ मूव कर रहा है? रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, मतलब C1 और C2 है, तो ये आपका C2 यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, या ऑक्सीजन भी हो सकता है। सपोज दैट यहाँ हाइड्रोजन है, C1 पर हाइड्रोजन अटैच है और C2 पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? C1 C2 से अटैच है और C2 पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। C1 से क्या अटैच है? हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर कार्बन है, तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज इस पर आ जाए, C1 पर आ जाए, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेस स्टेबल है क्योंकि 1 डिग्री है, लेकिन जैसे पॉजिटिव यहाँ पर आ गया तो ये 2 डिग्री हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो उस केस में H माइनस मूव कर रहा है इस C2 के पास। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस कार्बन पे मूव कर रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या कहला रहा है? न्यूक्लियोफाइल कहला रहा है, क्योंकि ये H माइनस यहाँ मूव कर रहा है, जिसे हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। और कहां से कहां शिफ्ट कर रहा है? 1 कार्बन से 2 कार्बन पे, तो 1-2 शिफ्टिंग करते हैं। 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, शिफ्ट ऐसे लिखते हैं एरो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि C1 से H माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर C2 पर अटैक किया, तो रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, कहां पे रीअरेंजमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर हो रहा है। किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे शिफ्टिंग को बोलेंगे 1-2 शिफ्टिंग, क्योंकि एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। अगर CH3 बाहर निकला, CH3 एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 1-2 CH3 माइनस शिफ्ट या शिफ्टिंग, जो भी आप लिख सकते हो एरो के ऊपर इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट्स, जिसे हम रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जिसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर आपका रीअरेंजमेंट होगा। चलिए, 2 लाइन में मैंने इसको लिखा है, जिनसे बता देती हूँ कि दोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच माइग्रेटिंग ग्रुप, जिसमें ऐसा रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें आपका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ऐसा रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है उसमें अगर, तो इस तरह के एंड दस माइग्रेट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और वो कहाँ माइग्रेट कर रहा है? किसी पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर पर। तो इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बहुत ही मतलब मैंने इसको अच्छे से लिखा है ताकि आपको आसान रहे, जब आप इसको पढ़ने जाए तो 2 लाइन में अगर आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि है क्या रिएक्शन में। ठीक है, तो लिखना भी बहुत जरूरी है। तो दोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच, जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल हो, माइग्रेटिंग ग्रुप क्या हो? न्यूक्लियोफाइल हो, कहाँ मूव कर रहा हो, कहाँ माइग्रेट कर रहा हो? किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अगर माइग्रेट कर रहा हो, तो इस तरह के रीअरेंजमेंट रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन या रीअरेंजमेंट्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर ही तो नेगेटिव मूव कर रहा है ना। ठीक है, चलिए, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन का जो पहला टाइप होता है वो है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन है आपका? तो ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपका न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है क्या। तो मैंने 3 लाइन में यहाँ पर लिखा है कि ये है क्या, उसके बाद इसका रिएक्शन, उसके बाद इसका मैकेनिज्म करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पिनाकोल क्या होता है। पिनाकोल को बोलते हैं 2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डायोल, इसी का कॉमन नेम है पिनाकोल। और पिनाकोलोन क्या होता है? मेथिल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। ठीक है, इसलिए मैंने रिएक्शन भी लिख दिया ताकि जब मैं आपको इसका 3 लाइन समझाऊं तो आप भी कंफ्यूज ना हो कि पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने रिएक्शन लिख दिया। तो पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि द एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब
कि उसमें H प्लस एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है एरो के ऊपर। और ये H प्लस कहां से आएगा, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो वहां से आएगा। H2SO4 आपका एक और काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ये होता है, मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकालने का भी काम करता है H2SO4। साथ में टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है, इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल से क्या निकलेगा, वाटर। इज दैट क्लियर? एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ है, साथ में गर्म कर रहा है रिएक्शन को, इसका मतलब कि इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल में क्या निकल रहा है, वाटर। देखो यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन विच विसिनल 1,2 डायोल, विसिनल का मतलब पढ़े कि नहीं आप लोग, विसिनल क्या होता है, जैसे एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है और इससे दोनों में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अगर OH हो या Cl हो, तो इसको बोलते हैं विसिनल डायोल। अगर यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पे Cl अटैच हो तो विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। विसिनल का मतलब अगल बगल के कार्बन से आपके हेलोजेंस या OH ग्रुप अटैच हो तो उसको विसिनल बोलते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन विच विसिनल, विसिनल मतलब अगल बगल कार्बन के बारे में बात हो रही है, पड़ोसियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, C1 C2 के बारे में बात हो रही है। तो द एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन विच विसिनल 1,2 डायोल, ये क्या है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो 1,2 मतलब एडजेसेंट कार्बन हो गए, विसिनल कार्बन हो गए, विसिनल डायोल मतलब एक कार्बन C1 से OH जुड़ा है, C2 से भी OH जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डायोल। विसिनल डायोल मतलब कि एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए एक दूसरे के, C1 C2 एक दूसरे क्या है, एडजेसेंट है, पड़ोसी है। और विसिनल का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के पड़ोसी है, और 1,2 डायोल का मतलब हुआ कि 1 पे भी OH है और दूसरे पर भी OH अटैच है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डायोल, ओके। और इसी को बोलते हैं पीनाकोल, इसी कंपाउंड का नाम है पीनाकोल, जिसका IUPAC नेम होता है 2 3। अब इसको काउंटिंग करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 होगा ना, यहाँ पे 1 2 तो मैंने आपको बताने के लिए किया है कि 1,2 डायल नाम क्यों पड़ा इसका, लेकिन जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या है, डाइमेथिल है ना, डाइमेथिल 2 3 डाइमेथिल, फिर 2 और 3 पर ब्यूटेन डायोल, 1 2 3 4 4 कार्बन है और 2 OH है, तो 2 3 पे ब्यूटेन डायोल, ये इसका IUPAC नाम हो गया, तो इसको बोलते हैं पीनाकोल, ठीक है। तो द एसिड कैटेलाइज्ड रिएरेंजमेंट इन विच विसिनल 1 2 डायोल इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कीटोन में या एल्डिहाइड में, ठीक है। ये देखो कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है या एल्डिहाइड में हो सकता है। एल्डिहाइड मतलब यहाँ पर H हो जाता तो एल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बन है तो कीटोन, इस C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H होता तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन। तो ये जो आपका पीनाकोल है ये कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड, तो इसको बोलते हैं पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। द एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन विच विसिनल 1 2 डायोल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन और एल्डिहाइड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, किसका यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, वाटर निकल रहा है, इसी को बोलेंगे पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पीनाकोल जो है वो आपका पीनाकोलोन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड और वाटर एलिमिनेट होता है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पीनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पीनाकोल रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो या पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। अब जरा इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें OH इसमें OH, बट यहाँ पर कोई OH नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है अपना हाइड्रोजन भी रिमूव कर रहा है और CH3 भी रिमूव कर रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा है, सपोज दैट ये वाला मान लेते हैं क्योंकि इधर है, तो ठीक है। इस कार्बन उस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए आप, इस कार्बन से OH अटैच है बट इससे अटैच नहीं है, इससे ऑक्सीजन अटैच है, इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, उसके बाद एक CH3 तो अटैच है बट एक CH3 यहाँ से हट गया है, तो आप देख रहे हो कि एक CH3 और एक H हटा है, बाकी इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, जिसे हम पीनाकोलोन कहते हैं। अब इसका जब मैकेनिज्म करेंगे, 4 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, इसका मैकेनिज्म करेंगे तो बिल्कुल पानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, ठीक है, नोट कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स, तो पिनाकोल पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, जो एग्जांपल होता है न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। 4 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एन OH ग्रुप। OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन का मतलब हुआ कि H+ आया आपका रिएक्शन के कैटलिस्ट से आया, ठीक है, और जो OH अटैच है कार्बन से, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होगा ना, तो ये H+ इस OH से आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों जुड़ जाएंगे और आपका ये OH कन्वर्ट हो गया OH2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एक लोन पेयर हट गई, वो H के साथ रिएक्शन करने में, H के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, तो इसका लोन पेयर चला गया। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। सब मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस OH ग्रुप का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है। H+ को हम प्रोटॉन भी तो कहते हैं ना, तो H+ इस OH में जुड़ रहा है और OH2+ बना रहा है, ऑक्सोनियम आयन बना रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एन OH ग्रुप। समझ में आ गया वर्डिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ एन OH ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले आपका ये जो है, ये वाला जो कंपाउंड है पिनाकोल, इसको पहले हम बना लेते हैं। बनाना बहुत आसान है, आपको विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डायोल आपको बनाना है, डाइहैलाइड नहीं डायोल, ओके। तो विसिनल मतलब अगल बगल कार्बन से आपको दोनों OH को, डायोल है तो 2 OH को जोड़ेंगे और बाकी बचे हुए चीजों को हम CH3 से सेटिस्फाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पिनाकोल का स्ट्रक्चर बनाना आसान है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइज कराएंगे, मतलब H+ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये H+, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है आपका, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और इस एसिड कैटेलाइज्ड में क्या है, H+ है, एसिड है, H+ है, प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, करेगा कि नहीं बोलो, ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है। CH3COH, अच्छा आप बोलोगे किस पे क्यों नहीं करेगा, अरे किसी पे भी कर सकता है, इस पे करो चाहे इस पे करो, ठीक है। CH3 फिर CH3 फिर CH3 बना के आपका OH2 और इस O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर आपका हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, लोन पेयर यहाँ से चला गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के आयन को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। इज दैट क्लियर, ऑक्सोनियम आयन। अच्छा, तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया OH का, OH का प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना प्रोटोनेशन कहलाता है, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप यहां से मैं कर रही हूं, इसमें आपका क्या होगा कि आपका लॉस ऑफ H2O टू फॉर्म कार्बोकेटायन, यहां से H2O लॉस होगा सेकेंड स्टेप में और क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन, ठीक है। नोट भी साथ में करते चलिए क्योंकि भी लंबा रिएक्शन है ये। चलिए यहां से देखते हैं, COH CH3 साफ साफ दिख रहा है ना आप लोगों को, CH3 COH2 और ऊपर प्लस चार्ज, CH3 CH3 और आपका यहां पर, ठीक है, इतना बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब यहां से क्या होगा कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, तो बगल से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और -H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर ही तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। CH3, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 COH CH3 C, अब H2O निकल गया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि H2 अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला है भाई साहब, ठीक है। यहां से H2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बन गया आपका कार्बोकेटायन। तो सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया।
तीसरा स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 1 to शिफ्टिंग। अब आया आपका रीअरेंजमेंट वाला केस, 1 to शिफ्टिंग ऑफ CH3 माइनस आयन। ठीक है, तीसरे केस में क्या होगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में शिफ्टिंग होगी किसकी, CH3 माइनस आयन की। चलिए बना लेते हैं और देखते हैं कैसे। चलिए यहां पर देख लीजिए, पहले इसको मैं बना देती हूँ फिर मैं करती हूँ आगे। ठीक है, COH CH3 CH3 C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 CH3, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब यहां पर क्या होगा, 1 to शिफ्टिंग या शिफ्ट कह सकते हैं किसका, CH3 माइनस, 1 to शिफ्ट CH3 माइनस या 1 to CH3 माइनस शिफ्टिंग, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बोकेटायन बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। तो ये जो कार्बन है, अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ये लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आया तो कौन सा स्पीसीज कहलाया, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाया। और बगल में इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। या कार्बोनियम आयन बन रहा है तो कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कहाँ अटैक किया, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया। तो क्या हो जाएगा वो आगे देखिए, CH3 COH और इस कार्बन पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, CH3 एक ऑलरेडी यहां पर है और एक और यहां से इसमें मूव कर गया तो यहां पर 3 CH3 आ गया। ठीक है, हो गया कि नहीं बोलो। तो ये आपका आयन बन गया। अब नीचे तो जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में इसको आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, यहां पर बढ़ाती हूँ आगे, इतने में हो जाएगा ना, इतने में। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा लास्ट स्टेप है। ये चौथा स्टेप, पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ एन OH ग्रुप। दूसरा क्या था, लॉस ऑफ H2O टू फॉर्म कार्बोकेटायन। तीसरा क्या था, 1 to शिफ्टिंग ऑफ CH3 माइनस आयन। चौथा स्टेप है H प्लस का रिमूवल, H प्लस रिमूवल स्टेप। इसमें H प्लस निकलता है, कहां से निकलता है, देखो H प्लस यहां से रिमूव होगा, कहां से होगा, तो इधर से होगा। चलो देख लेते हैं, पहले इसको बना तो दूं मैं इसको। ठीक है, CH3 COH, इस पे प्लस चार्ज है, CH3 थोड़ा लंबा बॉन्ड बनाया मैंने ताकि आपको समझा सकूं मैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये जो OH आपका बना है, ये बना है ना, ये तीसरे स्टेप में यही ना बना है कार्बोकेटायन। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये बगल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पर माइनस H प्लस बाहर निकल जाएगा। H प्लस रिमूवल स्टेप है तो यहाँ पर H प्लस बाहर निकल गया। अब क्या बना आपका, अब जो भी बना यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O C CH3 क्या बन गया आपका, बोलिए, कीटोन। इसी का दूसरा क्या नाम है, IUPAC नाम लिखेंगे इसका। फिर इसके बाद एक कॉमन नेम होता है इसका, पीनाकोलोन। क्या होता है, पीनाकोलोन। ये क्या था, पीनाकोल। ये क्या था, पीनाकोल। इससे क्या बन गया, पीनाकोल, पीनाकोलोन। तो इसको क्या बोलते हैं, पीनाकोल टू पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था तो ये बगल के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींच लिया और एज H प्लस ये बाहर निकल गया। क्यों निकला, क्योंकि H प्लस एक कैटलिस्ट के फॉर्म में इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे निकालना भी जरूरी है। कैटलिस्ट रिएक्शन में आता है, रिएक्शन में भाग लेता है, फिर वो जस्ट लास्ट स्टेप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने H प्लस लिया है, वो क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन हो रही है ना, तो एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, फिर वो जस्ट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने H प्लस बाहर निकल गया, जहां से आया था वहां पर निकल गया। तो अब आपका क्या बन गया, अब इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं कीटोन, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, CC है तो कीटोन हो गया। इसका कॉमन नेम है पीनाकोलोन।
तो ये रिएक्शन हो गई आपकी पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर CH3 माइनस आयन का शिफ्टिंग होता है, रीअरेंजमेंट होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एन OH ग्रुप, दूसरे स्टेप में लॉस ऑफ H2O टू फॉर्म कार्बोकेटायन, तीसरे स्टेप में 1-2 शिफ्टिंग ऑफ CH3 माइनस आयन, चौथे स्टेप में H+ रिमूवल। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था कि एडजेसेंट कार्बन थे, उनमें 2 OH अटैच थे, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 था, फिर यहाँ CH3 था और यहाँ CH3 था, यही ना था इसके पहले वाला एग्जांपल जो मैंने बताया आपको कि हर जगह CH3 था और विसिनल डायॉल था ये, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे मिरर रखेंगे तो दोनों तरफ सेम है, तो चाहे यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म करो तीसरे स्टेप में, चाहे यहाँ पर करो, बात तो एक ही है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। चाहे यहाँ से आप यहाँ पर कार्बोकेटायन को फॉर्म करो, चाहे यहाँ पर करो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपका मिरर इमेज ना बने, यहाँ पर CH3 हटाकर यहाँ पे C6H5 को कर दे, यहाँ पर भी C6H5 को कर दे, तो अब तो यहाँ पे मिरर रखेंगे तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे C6H5, तो उस केस में जो कार्बोकेटायन बनेंगे, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा तो दूसरा केस हो जाएगा, यहाँ बनेगा तो दूसरा केस हो जाएगा। तो उस केस में आपको अपना बुद्धि यूज करना है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया उसको जरा कॉपी में देखिए कि वहां पे केवल CH3 है, तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी वाटर को रिमूव कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में क्या होगा, H+ प्रोटोनेशन होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, तीसरे स्टेप में शिफ्टिंग होगा CH3 का। तो जो दूसरा स्टेप है, वाटर निकल जाता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो आप इसके पहले जो एग्जांपल बताई थी उसमें कार्बोकेटायन इस C1 पे बनाओ चाहे C2 पे बनाओ, सेम ही सब कुछ था, इधर भी OH 2 CH3, इधर भी OH 2 CH3, तो सेम ही था, कोई भी जगह पे कार्बोकेटायन आप फॉर्म कर सकते थे। बट ये जो एग्जांपल है इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर इस कार्बन पे 2 CH3 है लेकिन इस कार्बन पे 2 फेनिल ग्रुप है। अब भाई सोचने की बात है यहाँ पे, अब अपना बुद्धि आप यूज करेंगे कि हम कहां से वाटर को रिमूव करें। पहले स्टेप में क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। अब हम यहाँ पर प्रोटोनेशन जिस OH का कराएंगे, इसका चाहे इसका, दोनों में से हम जिस प्रोटॉन को ऐड करेंगे वही प्रोटॉन को लेकर बाहर निकलेगा OH ग्रुप, तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट तीसरे स्टेप से ही आपको बताऊंगी, मैकेनिज्म मैंने बता दिया ना आपको, तीसरे स्टेप मतलब मैथिल शिफ्ट ही मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने जा रही हूँ कि आपका पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो रहा था, तो अब सोचिए आप कि प्रोटोनेशन किस कार्बन का होगा, किस OH का होगा, इस OH का होगा कि इस OH का होगा, वही OH H को लेकर H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा और C+ बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब सोचिए कि किस OH को मैं निकालू बाहर, इसको निकालू कि इसको निकालू, चलिए बताइए, चलिए इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है आपका दोनों ही केस पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि अंतर भी आपको समझ में आए कि अंतर क्या है भाई साहब। OH है, C है, OH है, यहाँ पर भी C6H5 है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ CH3 है, ये भी आपका पीनाकोल ही है लेकिन इसका IUPAC दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकती है ना, या तो आप इसका H2O के फॉर्म में निकालो या इसको H2O के फॉर्म में निकालो, तभी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो जब इसका एसिड कैटलिस्ट से रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिड कैटलाइज्ड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट, तो क्या होता है, तो दोनों ही केस में आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी प्लस बनाकर दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी प्लस बनाकर दिखा रही हूँ। तो उस केस में 2 स्टेप मैं नहीं बनाऊंगी, तीसरा स्टेप से स्टार्ट करूंगी, कार्बोकेटायन से स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5, आप प्रोटोनेशन कर लीजिए, फिर आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए और तब कार्बोकेटायन फॉर्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप आता है तीसरा स्टेप कार्बोकेटायन वाला, वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना कि केवल सुन रहे हैं आप लोग। C और OH CH3 एक केस ये हो सकता है कि मैंने यहाँ से OH को निकाल दिया, एक केस ये हो सकता है कि मैं यहाँ से OH को निकाल दूं, पॉसिबिलिटी है दोनों की। तो C6H5 COH C6H5 C+ CH3
CH3। अब समझ में आ गया, अब तो मैंने लिख दिया, अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटोनेशन इसका कराएंगे तो यहाँ से H2 निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, प्रोटोनेशन इसका कराएंगे तो यहाँ पर H2 निकलेगा तो प्लस चार्ज इस पर आएगा, तो दो तरह के कार्बोकेटाइल फॉर्म होंगे, एक ये और एक ये। उसके बाद आपको प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद H प्लस बाहर निकलेगा, उसके बाद प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब जरा सोचो कि शिफ्टिंग किसका होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो ग्रुप है। अगर यहाँ शिफ्टिंग कराएंगे तो CH3 शिफ्ट कराएंगे, यहाँ शिफ्टिंग कराएंगे तो C6H5 शिफ्ट कराएंगे, यहाँ शिफ्टिंग कराएंगे तो CH3 को शिफ्ट कराएंगे, राइट, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ शिफ्टिंग कराएंगे तो C6H5 अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, चलो बना कर देख लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बना कर देख लेते हैं। इसमें शिफ्टिंग हो रही है 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो बनेगा आपका C6H5C और यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ C6H5 है, C है, OH है, CH3 है और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या शिफ्ट कर रहा है, 1 2 C6H5 माइनस शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। उस केस में क्या बनेगा, C6H5COH, यहाँ प्लस चार्ज आया, फिर C, यहाँ पे C6H5CH3 यही बनेगा ना, बना कि नहीं? दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां से आप आगे देखेंगे कि यहां से क्या हो रहा था, माइनस H प्लस बाहर निकल रहा था, यहां पर भी क्या हो रहा था, अब मैं थोड़ा ऐसे बना देती हूँ, जगह नहीं नीचे, माइनस H प्लस बाहर निकल रहा था। लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ H प्लस, कैटलिस्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जगह नहीं है, तो इसको मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, माइनस H प्लस, ठीक है। तो आपका अब देखो यहाँ से H प्लस निकला तो C6H5C CH3 C6H5C डबल बॉन्ड O CH3, H प्लस के निकलने के बाद यहाँ से निकलेगा ना, मैकेनिज्म याद है ना इसके पहले जो मैंने कराया, लास्ट स्टेप में H प्लस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाएगा। इस केस में इसको मैं ब्लू से बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस केस में क्या हो जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O C C6H5CH3 CH3, ठीक है। चलो अब बताओ कि कौन प्रोडक्ट सही है, ये सही है कि ये सही है। तो इन दोनों में से पहले आपको ध्यान देना कि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है ये वाला स्टेप, इस पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप जरा देखिए, ये C प्लस है और ये दो बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये प्लस चार्ज इन दोनों बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। इस केस में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों रिंग में डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और मैंने आपको कई बार बताया है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से ही जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है, वही आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। आगे बात समझ में? इस केस में क्या था, हाइपर कंजुगेशन लगेगा ना, प्लस चार्ज है, और नहीं हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, हाइपर कंजुगेशन के लिए C डबल बॉन्ड C चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वो चीज नहीं लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटाइन है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट से, आपके हाइपर कंजुगेशन से। तो रेजोनेंस जहां पर लग रहा है वहीं पर आप जरा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन टर्सरी कार्बोकेटाइन से बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट मेजर बनेगी। अब यहाँ पर जो है आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन था, फेनिलाइन शिफ्ट किया तो ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये भी बनेगा लेकिन माइनर बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो एग्जाम में आपको मेजर वाला ही बनाना होता है, माइनर वाला नहीं। अगर 4 ऑप्शन दिया है आपको तो मेजर वाला ही आपको टिक करना होगा 4 ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फिर यहाँ पर बनेगा C6H5CCH3 और यहाँ पर C6H5C डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को आप लिखेंगे।
तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किसका माइग्रेशन कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ C6H5 दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दे देता और यहाँ हाइड्रोजन दे देता। हाँ ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता, तब ये स्पिनाकॉल भी नहीं, यहाँ की केस की बात कर रही हूँ। यहाँ C6H5 और यहाँ पर CH3 और यहाँ हाइड्रोजन होता, तो आप किसका शिफ्टिंग कराते, माइग्रेट किसको करते, हाइड्रोजन को माइग्रेट करते, कि CH3 को माइग्रेट करते, कि पीएच को माइग्रेट करते। तो उस चीज को हम बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। किसके पास पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लिया फट से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक किया, तो जितना तेजी से वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। अब भाई किसका ज्यादा होगा, तो वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।